रविवार 1 सितंबर 2024 को चित्रनगरी संवाद मंच मुंबई द्वारा मृणालताई हाल, केशव गोरे स्मारक ट्रस्ट, गोरेगांव में आयोजित कार्यक्रम में दुष्यंत कुमार की रचनात्मकता पर चर्चा की गई। व्यंग्य यात्रा के संपादक प्रेम जन्मेजय और कथाकार सूरज प्रकाश के सानिध्य में आयोजित इस कार्यक्रम में अनिल गौड़, रमन मिश्र, राकेश शर्मा और भोपाल से पधारे श्रीकांत अपटे ने गजल में दुष्यंत कुमार के योगदान पर अपने विचार व्यक्त किए। पत्रकार शामी एम इरफान की मुंबई से विशेष रिपोर्ट। साथियों, छोटा सा पर्चा मैंने लिखा है। मुझे एक्चुअली दुष्यंत के बाद की गजल पर बोलने के लिए कहा गया था, लेकिन चर्चा में दो समकालीन गजलकार भी हैं और उनके सामने ये हिमाकत करना मुझे उचित नहीं लगा और मैंने आज सुबह देवनी पांडे जी से बात करके गजल की आदि पृष्ठभूमि पे एक टिप्पणी छोटी मैंने तैयार की। मैं एक्चुअली बार बार ये कहता हूँ, मैं एक्चुअली हिंदी विषय का कोई एकेडमिक विद्यार्थी नहीं रहा हूँ। 12वीं तक जैसे आमतौर पे लोग हिंदी पढ़ते हैं वैसे ही हिंदी पढ़ी है। तो ये जो साहित्य का पाठ है, चाहे गजल हो चाहे कहानी उपन्यास, ये मेरा अपना खुद का अर्जन है। तमाम पुस्तकों के माध्यम से, तमाम गोष्ठियों में अपने बैठने के दौरान, तो इसलिए इसे बहुत एकेडमिक या कोई बहुत शास्त्रीय अपेक्षा आप मत करिएगा। अपनी बात एक गजल से करता हूं जिसे कबीर की गजल कहा जाता है। कुछ विद्वान इसे भक्ति काल के किसी अन्य कवि का भी कहते हैं। फिलहाल यह सुनिश्चित है कि यह गजल भक्ति काल, जिसे मध्यकाल भी कहते हैं, उस समय की गजल है। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। रहे आजाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या। जो बिछड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदल फिरते, जो बिछड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदल फिरते। हमारा यार है हमने हमन को इंतजारी क्या। हमारा यार है हमने हमन को। न पल बिछड़े पिया हमसे न हम प्यारे से, न पल बिछड़े पिया हमसे न हम प्यारे से। उन्हीं से नेह लागी है हमन को बेकरारी क्या। हमन को बेकरारी क्या। कबीरा इश्क का माता दुई को दूर कर दिल से। जो चलना राह नाजुक है, हम सब बोझ भारी क्या। हम सब बोझ भारी क्या। भारत में गजलों का जनक अमीर खुसरो को भी माना जाता है। अब एक गजल अमीर खुसरो की भी मैं पढ़ना चाहूंगा। इसकी हिंदुस्तानी शैली पर भी आप ध्यान दीजिएगा इस गजल की। जब यार देखा नैन भर, दिल की गई चिंता उतर। जब यार देखा नैन भर, दिल की गई चिंता उतर। ऐसा नहीं कोई अजब राखे उसे समझाए कर। जाना तलब तेरी करूं, दीगर तलब किसकी करूं। जाना तलब तेरी करूं, दीगर तलब किसकी करूं। तेरी जो चिंता दिल धरूं, एक दिन मिलो तुम आए कर। एक दिन मिलो तुम आए कर। मेरा जो मन तुमने लिया, तुमने उठा गम को दिया। मेरा जो मन तुमने लिया, तुमने उठा गम को दिया। तुमने मुझे ऐसा किया जैसे पतंगा आग पर। खुसरो कहे बातें गजब, दिल में न नए। खुसरो कहे बातें गजब, दिल में ना लावे कुछ अजब। कुदरत खुदा की है अजब, जब जीव दिया बुल जाए। जब जीव दिया बुल लाए कर। जब जीव दिया बुल लाए कर। अगर साहित्य में किसी एक विधा ने सबसे अधिक लोकप्रियता हासिल की है तो वह है गजल। गजल न मुशायरों के जरिए बल्कि गायकी के सहारे भी लोगों के दिल में जगह बनाई है।
फिल्मों में भी खूब गजलें लिखी गई और वे लोकप्रियता के ऊंचे मुकाम तक पहुंची। जहां गालिब ने तो गजल को सामाजिक और दार्शनिक फलसफे का पर्याय बना दिया, वहीं मीर के अंदाजे बयां आज भी रूबरू होते मीर के अंदाजे बयां से लोग आज भी रूबरू होते। गजल किसी एक भाषा की साहित्यिक विधा नहीं है, या अरबी, फारसी और उर्दू से होते हुए अब हिंदी में भी धूम मचा रही है। यहाँ तक कि मराठी और गुजराती में भी गजल कहने का चलन विकसित हो चुका है। अतः इस विधा को एक भाषा के सीमित तंग नजरों से नहीं देखा जाना चाहिए। अब तो यह विधा इंसानी जज्बातों, ख्यालों को बयान का एक मुकम्मल जरिया बन चुका है। इसकी शुरुआत इश्क मोहब्बत के जज्बात से जरूर हुई थी, मगर समय के साथ वतन से मोहब्बत, इंकलाब, सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रेरित करने वाली एक लोकप्रिय विधा के तौर पर स्थापित हो चुकी है। दुष्यंत कुमार और अदम गोपी की शायरी इस बात की मिसाल है। बदली जो उनकी आंखें इरादा बदल गया, बदली जो उनकी आंखें इरादा बदल गया, गुल जैसे चमचमाया कि बुलबुल मसल गया। यह टहनी से हवा की छेड़छाड़ थी, यह टहनी से हवा की छेड़छाड़ थी, मगर खिलकर सुगंध से किसी का दिल बहल गया। खामोश फतह पाने को रोका नहीं रुका, खामोश फतह पाने को रोका नहीं रुका, मुश्किल मुकाम जिंदगी का जब सहल गया। मैंने कला की पार्टी ली है शेर के लिए, दुनिया के गोलंदाजों को देखा दहल गया। हिंदी के आधुनिक कवियों में त्रिलोचन और शमशेर ने भी इस विधा को खूब समृद्ध किया है। त्रिलोचन का शेर है, अंधेरी रात है मैं हूं अकेला दीप जलता है, अंधेरी रात है मैं हूं अकेला दीप जलता है, हवा जग जग के सोती है पति का कौन चलता है। कहूं क्या बात आंखों की इन्हें पर्दा नहीं आता, कहूं क्या बात आंखों की इन्हें पर्दा नहीं आता, कहीं कुछ वेदना देखी कि आंसू बह निकलता है। एक और शेर देखिए, जो दुनिया से उबा तो अपने से उबा, जो दुनिया से उबा तो अपने से उबा, ये कैसी हवा है ये कैसा असर है। शमशेर बहादुर सिंह के शेर देखिए, चुपके से कोई कहता है शायर नहीं हूं मैं, चुपके से कोई कहता है शायर नहीं हूं मैं, क्यों असल में हूं जो वो बजाहिर नहीं हूं मैं। 100 बार उम्र पाऊं तो 100 बार जान दूं, 100 बार उम्र पाऊं तो 100 बार जान दूं, सदके हूं अपनी मौत पे काफिर नहीं हूं मैं, सदके हूं अपनी मौत पे काफिर नहीं हूं मैं। दुष्यंत और अदम से होते हुए गजल आज कहां और कैसे पहुंची है, मेरे दोनों गजलकार मित्र आपको इस बारे में विस्तार से बताएंगे। राकेश शर्मा का एक शेर है, आजकल के मंजर पर है, मुझको याद छूटा था कहां पर साथ यारों का, है मुझको याद छूटा था कहां पर साथ यारों का, सभी मंदिर को जाते थे मैं बैठाने चला आया, सभी मंदिर को जाते थे। क्या है गजल पर गालिब के ख्यालों का असर। किसी भी भाषा में गजल विधा गालिब और मीर के बगैर जीवंत हो ही नहीं सकती है। आधुनिक हिंदी गजल का जिक्र हो और सूर्यभानु के अनूठे भाषा प्रयोग की चर्चा न हो, यह नामुमकिन है। शेर देखिए, हर लम्हा जिंदगी के पसीने से तंग हूं, हर लम्हा जिंदगी के पसीने से तंग हूं, मैं भी किसी कमीज के कॉलर का रंग हूं। या एक और शेर, जिनके अंदर चराग जलते हैं, जिनके अंदर चराग जलते हैं, घर से बाहर वही निकलते हैं। गौर करें, हम तो सूरज हैं सर्द मुल्कों के, हम तो सूरज हैं सर्द मुल्कों के, मूड होता है तब निकलते हैं। या जैसा कि देवरी जी ने अपने एक लेख आलेख में लिखा है कि उन्होंने 42 शेरों की गजल कही है पानी करके, उसके 2 शेर देखिए कि दरिया से जुदा होकर बाजार में आ पहुंचा। ध्यान दीजिएगा कि दरिया से जुदा होकर
बाजार में आ पहुंचा, बादल न जो बन पाया बोतल में बिका पानी, बादल न जो बन पाया बोतल में बिका पानी। ऐ दस्त जुनून तेरे सूखे हुए कांटों पर, ऐ दस्त जुनून तेरे सूखे हुए कांटों पर, हमने तो लहू छिड़का दुनिया ने कहा पानी, हमने तो लहू छिड़का दुनिया ने कहा। या अब एक छोटी सी घटना का जिक्र। माधुरी छेड़ा जी जब SNDT की हिंदी विभागाध्यक्ष थी तो उन्होंने एक दिन विभाग में लगातार कम होते विद्यार्थियों को लेकर चिंता व्यक्त की। मैंने उन्हें MA के पाठ्यक्रम में दुष्यंत कुमार की साये में धूप को लगाने का सुझाव दिया। उन्होंने इसे स्वीकार भी किया और छात्रों के बीच यह पुस्तक खूब लोकप्रिय हुई। इसी तरह वर्षों पूर्व शायद 1994 में मैं एक पुस्तक मेले के सिलसिले में गोया गया हुआ था। तब गोवा विश्वविद्यालय में सज्जन त्रिपाठी हिंदी विभाग में कार्यरत थे। उन्होंने BA या MA के पाठ्यक्रम में दीवाने गालिब लगा रखा था। यह सचमुच अनोखा दृष्टिकोण था गजल विधाकों से युवा वर्ग को परिचित कराने का। इस तरह यह मध्यकाल से समकालीन तक गजल के सफर की एक छोटी सी दास्तान है जिसे मैंने इसी तरह से समझा है और इसी तरह से रमन जी ने पृष्ठभूमि तैयार कर दी और कुछ माध्यमों का जिक्र किया जिनके जरिए गजल आवाम तक पहुंची। हमारे यहाँ गजल को लोगों तक पहुंचाने में पत्र पत्रिकाओं का बहुत योगदान है। आप सब जानते हैं कि दुष्यंत कुमार की लोकप्रियता में धर्मयुग और सारिका का बहुत बड़ा योगदान है। और एक अखबार निकलता था चौथी दुनिया, उसके सेंटर पेज पे फुल पेज में 90 के आसपास आदम गोंडवी को चुनिंदा शेर उनके बहर प्रकाशित किए गए थे और उसके बाद पूरे देश में कई जगह उसके पोस्टर और बैनर बने आदम गोंडवी के शेरों की। क्योंकि 93 में जो अयोध्या में जो कुछ भोग हुआ तो उससे जो है जो जन आंदोलन चल रहा था उसको लेकर के कौमी एकजुटता के लिए एकता पैदा करने के लिए उसमें आदम के शेर लोगों को बहुत काम आते थे। इसी तरह निराला जी ने गजलें लिखी तो अपने दोस्त जानकी वल्लभ शास्त्री को दिया और वेला पत्रिका में निराला जी की 2 दर्जन गजलें प्रकाशित हुई। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि निराला जी से ही गजल की शुरुआत मान लेनी चाहिए, लेकिन निराला जी की कविता में जो पावर है, शक्ति है, वो गजलों में नहीं दिखाई पड़ती। और कहीं कहीं तो ऐसे उन्होंने शेर लिख दिए हैं कि जो है ताजुब होता है देख करके। जैसे उनका एक शेर है कि पेड़ टूटेंगे हिलेंगे जोर की आंधी चली, पेड़ टूटेंगे हिलेंगे जोर की आंधी चली, हाथ मत डालो हटाओ पैर बिच्छू गिर गए। ये निराला जी का शेर है। तो मतलब जो है एक जो दुष्यंत कुमार के यहाँ जो मतलब वो गिरता है ना, क्योंकि यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं कई नदियाँ, मुझे मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ। ये जो इशारों में बात की जाती है और कितनी सहज भाषा में, तो ये जो है तीनों चीज़ें कथ्य भाषा और अंदाज़े बयान ये दुष्यंत कुमार ने दिया, इसलिए उनके बहुत सारे फॉलोअर बहुत सारे अनुयायी हो गए। तो आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अनिल गौड़। दुष्यंत कुमार पर बात करना वास्तव में हिंदी गजल की पूरी समीक्षा है। 50 साल बीत चुके हैं और कभी कभी लगता है कि हम लोग कदम ताल कर रहे हैं, बहुत धूल उड़ा रहे हैं, लेकिन जो मानक स्थापित कर दिए दुष्यंत कुमार ने उनको छू भी नहीं पा रहे। यहाँ तक कि जो सबसे चर्चित नाम आदम गोंडवी जी का लिया जाता है, वे भी अगर नाम की भाषा का इस्तेमाल न करें तो बड़े निष्प्रभ दिखाई पड़ते हैं। जैसे मैं उदाहरण से बात करती हूँ, उनका शेर आपने सुना होगा कि वो गजल
महबूब के जन्मों से वाकिफ हो गई और उसको हम बेवा की शिकन तक ले चले। बेवा के माथे की हमसे बेवा के माथे की शिकन तक ले, ये उसका ये बहुत ही पारंपरिक सा एक है। लेकिन दुष्यंत कहता है, वो अंदाज देखिए, वे कर रहे हैं इश्क पे संजीदा गुफ्तगू, मैं क्या बताऊँ, मेरा कहीं और ध्यान है। इस कुतूहल में जो कविता आती है वो सीधे और संदेश नहीं आती, ये प्राप्ति है दुष्यंत की गजल की। और जहाँ तक इमेजरी का सवाल है, शायद कोई भी शायर 50 सालों में ऐसा नहीं आया जिसकी कल्पनाएं बात बात पर कविता को तराशती है, जैसा दुष्यंत तराशता। बात बात में कविता है, जिसको आप बिल्कुल निरर्थक समझते हैं उसमें भी कविता है। चाहे वो कहता हो कि तुमने बासी रोटियां नाहक खा ली, इसमें भी कविता है, मैं यही खा लेता, इस तरह का। तो ये छोटी से छोटी बात में जिस पर पारंपरिक गजल को कभी हाथ नहीं डालेगा, कहेगा इसका मिसरा क्या बनाया, इसका तू क्या प्रयोग करे, ये क्यों लिखा गया है, उसकी वजाहत नहीं दे सकता, उसके कारण नहीं बता सकता, बस वही प्रदर्शन है। और जो उनका आक्रोश है, जो उनका व्यंग है, उसकी तो धार की कोई कल्पना नहीं, कोई मुकाबला नहीं। उनके बिंब अद्भुत है, जिस तरह चाहो बजा लो सभा में, हम नहीं है आदमी हम झुंझुने। झुंझुने का प्रयोग, और इतना सटीक, इतना प्यार। वो किसी रेल से गुजरती है, मैं किसी पुल से थरथराता हूं। मैंने एक बार एक बड़े कवि से, डॉक्टर शंभूनाथ सिंह से इस बारे में बात की, तो हमने देखा कि हिंदी कविता में दुष्यंत से चिढ़ने वाले उतने ही हैं जितना उनको प्यार करता है। इतनी बुरी तरह लोग दुष्यंत से चिढ़ते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि वो ऐसी जगह पे खड़ा है जहाँ छूना मुश्किल है, और इस बात का उनको पक्के तौर पर एहसास हो जाता है कि भाई ये यहाँ तक तो हमारा गमन नहीं होने वाला। तो डॉक्टर शंभूनाथ सिंह ने व्यंग किया, कहा कि थरथराता है कि भड़बड़ाता है। तो किसी रेल से गुजरती है, मैं किसी पुल से थरथराता हूँ कि पुल भड़बड़ाता है। उन्होंने कहा भाई तो एहसास की बात कह रहा है, लेकिन हमने उनको उत्तर नहीं दिया, मन ने सोचा। ऐसे दुष्यंत ने अपनी रचनाओं में बड़े संशोधन किए। एक बार मैं डॉक्टर श्री देवेंद्र कुमार बंगाली, आप शायद इस नाम से परिचित न हो, एक महान कवि है जो गोरखपुर के थे, देवेंद्र कुमार आर्य का तो नाम आप पढ़ते होंगे पत्रिकाओं में, लेकिन देवेंद्र कुमार बंगाली को आप कम जानते होंगे। बहुत ही अच्छे गीतकार, बहुत अच्छे कवि और बहुत अच्छी कविता की समझ वाले व्यक्ति थे। तो हमने उनको ये गजल सुनाई कि जिंदगी है कि जी नहीं जाती, तो कहा कि बदल दिया क्या उसने, इतनी कड़वी की पी नहीं जाती, जिंदगी है कि जी नहीं जाती, पुराना मतलब था। उसको उन्होंने जब इमरजेंसी आई तो बदल दिया, ये जुबान हमसे सी नहीं जाती, जिंदगी है कि जी नहीं जाती। तो ये जो डेवलपमेंट है, ये अपनी रचनाओं के संशोधन है, ये जो बिंबमाला है, और ये जो कविता की खोज है। लोग कहते हैं कविता की वापसी, कविता की वापसी। कविता की वापसी कहाँ हो रही है? कविता गायब हो रही है, कविता तो नारों में तब्दील हो रही है, कविता तो चुनिंदा विषयों के इर्द गिर्द दौड़ रही है, कविता उपदेश दे रही है। कविता में न तो रस रह गया, न वो संगीत रह गया, न वो बिंब रह गया जो वांछित था, जिसकी तलाश में दुष्यंत निकले। दुष्यंत एक बार टिप्पणी की अपने समकालीन रचनाकार भवानी शंकर के बारे में। भवानी शंकर भी बहुत अद्भुत गजलें लिखने वाले रचनाकार थे। मैं उनके 2-3 शेर सुनाऊं तो आपको लगेगा कि हाँ किसकी बात हो रही है। कहता है, चुन चुन कर आंखें भेजी थी अंधी की अंधी सनसन। ऐसे लोग कहते हैं कि राम तुम्हारी मर्यादाएं पूजा घर में पड़ी हुई, राम तुम्हारी मर्यादाएं पूजा घर में पड़ी हुई। और ऐसी बहुत सुंदर रचनाकार था। लेकिन दुष्यंत के सामने जब संकलन लाया गया तो दुष्यंत ने एक बहुत ही मार्मिक बात कही। उसने कहा, भवानी शंकर गजलें कहता नहीं है,
बक जाता है। यानी ये जो बकने की और कहने की का अंतर है। आपने शायद पढ़ा हो कि गालिब जब गजलें कहते थे तो रात में लेटे हुए हैं तो वे अपने नारे को निकालते थे और उसमें हर शेर के बाद एक गजल करते थे। ये शेर ये कहा, ये शेर ये कहा, ये शेर, यानी वो क्रिएटिविटी, गहरे से गहरे कहने की बात। और जब आप बक जाएंगे तब क्या होगा? तब तो आप तो बंदियों की पूर्ति करेंगे, जल्दी से कंट्रास्ट ढूंढेंगे, दिन की जगह रात लगाएंगे और तमाम ऐसे प्रयोग करेंगे जिससे गजलें तो बन जाएंगी, बात तो हो जाएगी, लेकिन आपका नयापन, आपका अपनापन, कविता का रस, कविता का तत्व, कविता का आकर्षण सब गायब। और ये 50 साल से बदस्तूर हो रहा है और लोग इस पर देखना ही नहीं चाहते। शायद एक रचनाकार मेरी नज़र में छूट रहा है, हरजीत सिंह, ये देहरादून के गजल थे। हरजीत सिंह की गजलें आप देखिए, आपको एक अनोखापन नजर आएगा। वो चित्रकार भी थे, इसलिए वे जो बिंबात्मकता ढूंढते हैं वो बहुत उच्च कोटि की है। बाकी तो हमको लगता है कि बड़ी मुश्किल से हमारे हिंदी कवियों में 5-10 शेरों की संपदा के अलावा लोगों के पास कुछ नहीं है, बहुत विपन्नता है। और इसका कारण केवल काव्य दृष्टि का अभाव। लोग देखना ही नहीं चाहते। आखिर वो गिमिक क्या है, वो जादू क्या है, वो प्रभाव क्या है, वो खास क्या है, वो रंग का तदज्जुल क्या है जो दुष्यंत के पास है, दूसरों के पास नज़ारा है। वो प्रेम परकता क्या है? आप दीवार गिराने के लिए आए थे, आप दीवार उठाने लगे, ये तो हद है। ये शेर क्या है? इतनी आसानी से इतनी बड़ी बात। आप दीवार गिराने के लिए आए थे, आप दीवार उठाने लगे, ये तो हद है। कितनी सरलता से, कितनी विरल बात दुष्यंत ने अदा की। और हमने सोचा था ये जमीन होगी, चल पड़ी तो इधर उधर देखो। अभी जो आदमी की स्थिति है, एक अनुभूति है, इस धरातल से गुजरना शायद हमारे कवियों ने कम कर दिया और उनके सामने बहुत से दबाव आ गए तो ये शिल्प प्रधान विधा है। इसका एक मैथमेटिक्स गजल कहने का, ये रदीफ है, ये काफिया है, ये बहर है, बस उसी में आदमी खत्म हो जाता है। वो सोचता है कि जैसे एक टुकड़ा मिला तो उसकी पूर्ति किसी तरह लगाई और जिंदाबाद जिंदाबाद करके निकल गया। तो दुष्यंत ने इस परंपरा को बिल्कुल छोड़ दिया। उनकी गजलें, उनके शेर, कोई भी शेर पढ़ा जाए उसमें से ढूंढा जा सकता है कि कविता कहाँ छुपी हुई है। बाकी लोगों की पूरी गजलें आप पढ़ लीजिए और कविता आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। मैंने आज एक लेख लिखा है लेकिन उसको यहाँ नहीं सुनाऊंगा क्योंकि एक्स्ट्रा पर बोल रहा हूँ। तो दुष्यंत के इस अवदान पर, अच्छा ऐसा नहीं है कि दुष्यंत एक अंतिम कवि है, अपने यहाँ बहुत अच्छी परंपरा है और इस बात को रंग जी में आप देख सकते हैं। रंग की कविता में पधारी यामिनी है तुम कहाँ हो, तुम्हारी यामिनी है, इस तरह की रचनाएं जो बहुत सुंदर रचनाएं आज से 100 साल नहीं 80 साल के पहले कही जा चुकी हैं। और इसके अलावा भजनों में गजलों का बहुत अच्छा प्रयोग बिंदु जी ने किया है। लाला भगवान दीन जी की गजलें मशहूर हैं और शायद अयोध्या सिंह उपाध्याय ने भी गजलें कही। बहुत से रचनाकार अपने यहाँ हैं, लेकिन अगर आप सच्चाई से गजल की परंपरा को समझें तो दुष्यंत ही शायद पहला रचनाकार है जिसने वास्तव में गजल कही है। वे 54 गजलें 500 गजलों पर भारी है और इसका कारण उसकी विशेष काव्यात्मक समझ है। न हिंदी शैली में न उर्दू शैली में, दोनों में कोई रचनाकार ऐसा नहीं दिखाई पड़ता जो इतना दीवाना, इतना मस्ताना, इतना काल्पनिक और इतना मजनू टाइप का। चर्चा को बहुत सुंदर तरीके से अनिल गौड़ ने आगे बढ़ाया। तो ये जो दुष्यंत कुमार की उपलब्धियां हैं तो
उसमें उनके साथ और जो रचनात्मकता जुड़ी हुई है उसका भी हाथ है। उन्होंने उपन्यास लिखा, नाटक लिखा और आत्मांत कविताएँ लिखी। तो ये एक विशद जो होता है साहित्य का और दृश्य, उससे वो जुड़े हुए थे। और सब लोग जानते ही हैं कि उनकी उनसे कमलेश्वर वगैरह से दोस्ती कैसी थी। तो इस तरह जो संगत होती है उनके मरने वाली होती है। और मरने के कुछ दिनों पहले उन्होंने एक लेख लिखा था, किसी पत्रिका में प्रकाशित भी हुआ था, इसमें शायद कल्पना में। उन्होंने लिखा था कि ये जो आज की कविता है, ऐसा लगता है बहुत सारे कवि एक ही भाषा में, एक ही शैली में, एक ही चीज लिख रहे हैं, इसलिए कविता का कोई चेहरा ही नहीं बनता। तो मतलब सीधा सीधा कहें कि वो आदुकांत कविता से ऊब करके गजल की तरफ आए थे। लेकिन उनकी जो इस तरह से सोच थी, उन्होंने उस कविता को जिसे लोग आदुकांत में लिख रहे थे, वो कंटेंट जो है गजलों को दिया और वो नयापन लोगों को बहुत भाग गया। रमन जी मुंबई के लोगों की बात कर रहे थे। नंदलाल पाठक के भी 4 गजल संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। तो पाठक जी भी कभी कभी बहुत बढ़िया शेर कहते हैं। उनका एक शेर है कि गले गले में है फूल माला और जगह जगह है प्रचार करने। गले गले में है फूल माला, जगह जगह है प्रचार पहले, मरेगा फुर्सत से मरने वाला, बना दिया है मजाक पहले। ये पाठक जी का रंग है। और कभी ये उनके यहाँ जो आसानियाँ हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि मुझे बंदी कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि इशारे में बात कर रहे हैं, बड़ी अच्छी है कि वह जो सूरज के साथ तपते हैं उनको शाम को सुहानी हो। वह जो सूरज के साथ तपते हैं उनको एक शाम को सुहानी हो। खेत की ओर ले चलो दिल्ली, गांव वालों को राजधानी हो। ये जो सहजता है, ये एक शेर है ज़हीर कुरैशी का, जो पेड़ मेरे पिता ने कभी लगाया था, जो पेड़ मेरे पिता ने कभी लगाया था, पिता के बाद पिता सा ही उसका साया था। तो ये सहजता जो है ये जरूरी है गजल के लिए। तो आइए राकेश शर्मा को वो सुनते हैं। माइक से भी दूर रहो, यही तो दिक्कत है। अभी 6 महीने पहले मुंबई विश्वविद्यालय के लिए संकलन मैंने हिंदी गजल का तैयार किया, प्रतिनिधि की आगे था। मैंने कहा खाना खाना किया भाई, मैंने कहा मुझे मिल जाए, मैं इसके लायक हुई नहीं, लेकिन मित्रों का आग्रह था नहीं आप। तो उसमें 5-6 लोगों के नाम तय थे दरअसल, और मैंने कहा 5-6 लोगों से कहा संकलन नहीं बनेगा, संकलन के लिए कम सुनता था नहीं चाहिए। तो उसने कहा आप बाकी सुन लीजिए। तो मैंने कुछ लोगों को पार्टी को सुना, गुरुवार को सुना, उनका नाम नहीं लिया। क्यों मुझे ऐसा लगा है पूरी यात्रा, जो गजल की यात्रा में पिछले 40-50 साल से उसमें हूँ, कि इन लोगों का भी अपना एक मुकाम है और एक काम है। गजल का ऐसा है मसला, गजल तो दुष्यंत के पहले भी, दुष्यंत के पहले करीब 50-60 साल पहले गजल हिंदी में आ गई थी। द्विवेदी युग में गजल होने लगी। भारतीय नरेशन खुद बड़े अच्छे गजलकार थे, रसा नाम से लिखते थे वो गजल, उनका गजलें उनकी। बाद में शायाबाद वाले सब सारे कवियों ने जो है निराला की गजल लिखी, प्रसाद ने गजलें लिखी हैं। तो कई गजलें बहुत थी, लेकिन
और आप देखिए कि अभी जिक्र आया है कि निराला जी जो है उन्होंने गजल के कुछ प्रयोग एक प्रयोग के तौर पे और रखे सामने वही गजल हिंदी में भी कही जा सकती है। वो दौर ऐसा था जब इलाहाबाद में निराला जी रहते थे, इलाहाबाद में फिराक गोरखपुरी रहते थे। फिराक गोरखपुरी हिंदुस्तान की नहीं, मैं आप बोल रहा हूँ दुनिया के सबसे जो है जो बड़े कवियों में जो है एक कवि है, विश्व स्तर के कवि हैं। और गजलों में आप समझिए वो उर्दू गजल के वो भी शहंशाह हैं। लोग कहने वाले उर्दू में भी कहते हैं और कि मीर और गालिब और इकबाल के बाद अगर कोई नाम है उर्दू में तो फिर आता है। और कह सकते हैं कि 20वीं शताब्दी के मतलब बड़े शायरों में हैं उनका। लेकिन निराला की ये देखिए जो है हिम्मत देखिए कि वो निराला और फिराक साहब का बड़ा अच्छा दोस्ताना ताल्लुकात थे। जैसे उनका मिलना जुलना, एक दूसरे की आलोचना और मुंहफट, दोनों मुंहफट, ये भी बोल देते थे कुछ भी उनके बारे में, उनकी भाषा के बारे में वो भी बोल देते थे। और खासतौर से फिराक को भाषा को लेके जो है हिंदी कविता की भाषा को लेके फिराक के अपने एक अपना एक वो था रिजर्वेशन का, एक अपना जो है मतभेद था उसको लेके। बोलते यार ये हमारी भाषा जो है वो हिंदी है ही नहीं, तो उसका कहना ये। तो बात मेरा कहना ये है कि गजल को जो है एक भाषा, आज गजल जो है हिंदी में आई तो उर्दू से है ना। उर्दू गजल में इतना काम हुआ पिछले 150-200 साल में। अमीर खुसरो के ज़माने में तो खैर फारसी और कई ज़्यादा प्रभाव था, लेकिन बाद के दौर में, मीर के दौर में समझिए, मीर ने जो है, मीर जो है खड़ी बोली का एक्चुअली सबसे बड़ा शायर माना जाता है। उर्दू मीर, इन्होंने सरदार अली साहब ने कहा कि मीर जो है उर्दू का ही नहीं, खड़ी बोली का भी बड़ा शायर है। वो है शायर, यानी गजल का आदमी है। तो मीर के यहाँ भी आप अगर आप देखेंगे तो भाषा आपको बहुत अच्छी भाषा मिलेगी, बहुत सरल भाषा मिलेगी। उल्टी पड़ गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी है दिल ने आखिर काम तमाम किया। ये फारसी तो नहीं है, ये फारसी तो नहीं, तो ये कौन सी भाषा है? ये खड़ी बोली उर्दू, खड़ी बोली हिंदू, दो शैलियाँ हमारे यहाँ हैं। तो ये खड़ी बोली की उर्दू शैली, लेकिन ये हिंदी शैली के बहुत दूर नहीं है, बहुत नजदीक है। मीर क्या, बहुत मीर भाषा को लेके मीर बहुत सजग थे ना। उर्दू में मीर, जब तो मीर गाली उतरे सजग नहीं है अपना भाषा को लेकर, मीर बहुत सजग है। मीर ने बहुत कोशिश की कि बहुत सरल भाषा में शायरी की जाए, और की भी है उन्होंने, है कि नाजुकी उनके लब की क्या कही, पंखड़ी एक गुलाब की सी है, हस्ती अपनी हुआ की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। यानी ये बहुत सरल भाषा है। ये लेकिन है उर्दू, खड़ी बोली का उर्दू है। इसमें थोड़े फारसी के शब्द हैं, शराब है ना, और बाकी नाजुकी है। तो ये हिंदी में भी ये शब्द कोई खड़ी बोली हिंदी शैली में वर्जित शब्द नहीं है, मेरा कहना ये है। ये दुष्यंत कुमार ने जो है इस भाषा को पकड़ा। आप देखिए दुष्यंत कुमार की जो भाषा है, और वो ये खड़ी बोली की उर्दू शैली और खड़ी बोली की हिंदी शैली को उन्होंने मिला, विरोध किया, दोनों शैली एक कर दी। आप अलग नहीं कर सकते उसमें। आप 4 शेर पढ़िए, 2 शेर आपको लगेगा हिंदी शैली के, 2 शेर लगेगा उर्दू शैली के, और चूंकि दोनों शैली इतनी मिली हुई है आप उसको अलग अलग करके ऐसा बांट नहीं सकते हो। ठीक है, पहचानने में आती है मुझे, इसमें उर्दू ज़्यादा है, कहीं उर्दू कम है, बाकी और कुछ नहीं। बाकी तत्सम शब्दों का प्रयोग एक दो गजलों में उन्होंने किया है, लेकिन कम किया है। तो उन्होंने भाषा, ये भाषा उनको भोपाल से मिली करते। भोपाल गजल का, उर्दू शायरी का एक बहुत बड़ा सेंटर रहा है, बहुत शायर हुए। भोपाली नाम से उनको 20 शायर ये बताएंगे जो है ताज भोपाली। हाँ, ताज है, कैफ है, मंजर है, और भी है, दसियों भोपाली नाम से शायर है। ये तो वो है जो जरा मंजर आम पे आ गए हैं, बाकी लोकल भी होंगे, तो कुछ भी नाम लगा के भोपाली है। भोपाल मतलब भोपाल, लखनऊ, भोपाल, दिल्ली, ये बड़े स्कूल रहे हिंदी उर्दू शायरी के। तो भोपाल से की ये विरासत उनको भोपाल से मिली है, और उस भाषा को उन्होंने सिर्फ ये सोच समझ के प्रयोग किया। जो गजल जो है, अभी पांडे जी बोल रहे थे कि गजल में जो है ये 3 चीज उन्होंने जो देना है, बाकी बहुत जो है 3 चीजें। एक तो गजल है ही शिल्प गजल का जो है एक खास शिल्प में गजल को कहना है आपको।
एक खास तरह से कहना है, अंदाजे बयां खास है उसका। ये चीजें जो है दुष्यंत के बाद की जो गजलकार आए उनमें इनका अभाव टोटली ये सोच ही नहीं है। बहुत कम लोग हैं, ऐसा नहीं पूरा, बहुत कम लोगों ने, लेकिन बाकी ज्यादातर लोगों ने कुछ भी लिखा, कैसे भी लिखा, पर लिख दिया। संकलन बहुत आए थे, यानी एक शायर के 5-5, 6-6, 8-8 संकलन है गजलों के। गजल उसमें है कि नहीं, ये उसने देखने की कोशिश नहीं की। अभी जिक्र किया वो दीक्षित अंकोरी हमारे भी मित्र हैं बहुत अच्छे, उन्होंने गजल दुष्यंत के बाद के जो है अंक निकाले हैं। 3-4 अंकों की मुझे जानकारी 5 भी बता रहे थे। तो हर अंक में 200 सवा 200 शायर है। तो आप अनुमान लगा लीजिए 1000 शायर दुष्यंत के बाद ये हैं हिंदुस्तान में। और उन 1000 शायरों के आप समझिए 4 से 5-5 संकलन भी हैं, यानी 5000 किताबें गजलों की हो गई। लेकिन गजल कहाँ है? गजल एकदम गायब है। ठीक है, आपने 100 गजलें कही, उसमें 2 गजल 3 गजल या 10 शेर अलग अलग गजलों के अच्छे हैं, लेकिन वही तो मानक नहीं हुआ। आप दुष्यंत को देखिए, उठाइए दुष्यंत की गजलों में जो 50 की गजलें हैं, 50 गजलों के आप समझिए 400-300 शेर हैं। उन 300-400 शेर में आप देखेंगे 10-20 शेर ऐसे मिलेंगे तो लगेगा कि नहीं भी कहते तो काम चल जाता। यहाँ उल्टा समझे। अगर ये क्यों मैं आपको कहूँ अभी ज़हीर कुरैशी पे कहीं मुझे बोलने के लिए किसी ने कहा, हालांकि मैं बोलने से बचता हूँ, मुझे बोलना आता नहीं है, मुझे कहना आता है। एक्चुअली गजल लिखी नहीं जाती, कही जाती है, कहना आता है। तो वो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों से कुछ ऐसा वो उस तरह का औपचारिक वो नहीं है। तो मैं ज़हीर कुरैशी चुप यहाँ अभी जिस साल उनका इनकार हुआ पिछले साल शायद, तो पिछले साल के उससे पहले कोविड के बाद 1 साल में 2 बार उनसे मुलाकात हुई। हालांकि एक दूसरे को हम जानते थे उस नाम से, लेकिन मुलाकात नहीं की। मुंबई में आए वो 2 बार, दोनों बार मुलाकात हुई। तो लोगों ने कहा आप थोड़ा उनको बोलिए, आपका जो है थोड़ा ध्यान है। मैंने उनको बड़े 2-3 संकलन उनके दिए, 3-4 संकलन उनके, तो वो उसमें भी थे हमारे प्रतिनिधि हिंदी के में भी उनका नाम तय था। तो लिया तो उनके रचना उनके सारे संकलन पढ़ने के बाद ऐसा लगा मुझे बहुत सी गजलें नहीं कहते तो ज्यादा अच्छा है। बहुत ज्यादा नहीं कहा ये हाँ, लोग बोलते हैं पूछा ज्यादा है। हाँ, मतलब बहुत सी गजलें तो एक ही संकलन होता उनका, सारी 5 संकलन का मिला के, तो मुझे लग रहा है ज्यादा उनको लोग पढ़ते हो, ज्यादा उनको सलाहते हो। ठीक है, ये उत्पादन का क्या किया, ये जो सृजन के नाम पे उत्पादन होने लगा है कविता का, इसका क्या करेंगे? कविता जो है उत्पादन की चीज है, कविता आप मुझे मैकेनिकल चीज है ही नहीं। सृजन जो है, सृजन के लिए दुष्यंत की खासियत ये है कि दुष्यंत में आप पाएंगे, देखिए दुष्यंत जो है इसलिए कराए गए और ज्यादा मकबूल हुए कि दुष्यंत का जो विस्फोट हुआ करता था एक ऐसे समय में हुआ या अभिव्यक्ति की आजादी जो है उस पर अंकुश लगाया गया। तो उन्होंने अभिव्यक्ति का एक ऐसा माध्यम सुना जो है, और बातें इस तरह कही कि वो लोगों को लगा ये तो मतलब ये तो है, ऐसा भी कहा जा सकता है। मतलब उनकी गजलें आपको अच्छी नहीं लगती हैं, अंदर तक हिलाती भी हैं, चौंकाती भी हैं गजल, और आपको जो है विचलित करती है ऐसा। कारण उसका कारण ये है कि संवेदनशील कवि के, लेखक के दुष्यंत जो है, और अपने जो समय की उस पीड़ा को उन्होंने आत्मसात किया। और जब पीड़ा आत्मसात करके जब कवि कहता है, बोलता है, तो वो वही बोलता है जो बोलना चाहिए, फालतू नहीं बोलता। पीड़ा में आदमी फालतू नहीं बोलता, पीड़ा में आदमी वही बोलता है जो उसे बोलना चाहिए। अगर उसके कहीं दर्द हो रहा है तो बोलेगा यार आस्तीन में बहुत दर्द हो रहा है, वो ये नहीं बोलेगा पैर भी दुख रहा है, एक समय भी दुख रही है, सीधा बोलेगा यार आस्तीन में बहुत दर्द हो रहा है, सारा कुछ करो इलाज। ये जो बयान आया आपके पास ये है, और उसको कहने के तरीके उनके पास शायरी का अध्ययन था। शायरी का आप समझे कितना बड़ा दायरा है उर्दू शायरी का, तो उसको पढ़ना कोई जरूरी नहीं समझते, जानना जरूरी नहीं समझते, और वो जब आसानी से उपलब्ध भी नहीं है, ये भी दिक्कत है।
हिंदी में आप समझिए अभी भी जो उर्दू का जितना आप समझेगा 300 साल की शायरी लगा लें हम, तो 20 से भी लगा लें 250 साल के सब, तो आप समझिए कि वो उसका भी 10% 15% हिंदी में, बाकी उसमें है नहीं। वो तो वो चुनिंदा शायर मीर का दीवाना आ जाए, संपूर्ण मीर आपको हिंदी में मिलेगा, है हिंदी में पता जाती मीर भी है, गालिब भी है, लेकिन वो कठिन भी है, उनको जब तक वो सिखाने और पढ़ाने वाला नहीं होगा आप नहीं। मुझे याद है मेरे मित्र जो है एक जमाने में दीवाने गालिब भी है, सरदार जाफरी का जो है एडिट किया हुआ हिंदी में जो है, और वो आके बैठ गए, बोले यार मैं गालिब का ये ले आया हूँ जो है और ये पढ़ेंगे। उन्होंने पढ़ना शुरू किया, सर से उतरता है इधर, फिर फारसी गालिब तो फारसी का बहुत प्रयोग किया। तो मैं उनसे पूछा क्या मतलब है इसका बताओ, बोले इसमें ऐसा कह रहा है। मैं कभी उनसे लड़ता था, उन्हें नहीं, गालिब ऐसा नहीं है, कभी ऐसा नहीं है, ये बात ऐसा नहीं, गलत होता, कभी इस बात को ऐसे जिस तरह तुम बता रहे हो ऐसा नहीं कहेगा, इस तरह कह सकता है। तो मुझसे बोलिए यार तुम लगता है तुम ही सही हो रहे। ये एक कविता, एक कवि का दूसरे कवि को समझने का जो एक जो तरीका है, कविता समझने का तरीका है, और जो कविता समझता है वो हर भाषा की कविता समझ सकता है। मेरा समझ तो कविता कहाँ है, कविता क्या है, कविता कैसे कही जा रही है, ये कवि जानता है, यही कवि होना भी होता है। आप कविता को समझिए। तो मैं अभी देख रहा था वो दीक्षित धनकोरी 4-5 संकलन निकालती 1000 शायरों का, मैं भी नहीं हूँ उसमें, आपको दीक्षित धनकोरी मेरे अच्छे मित्र हैं, उन्होंने मुझसे भी मांगा, मैंने भी नहीं किया, और वो उस दिन के बाद वो हमसे थोड़े जो है दूर हो गए। उसके बाद मुंबई में आए, क्या बात संयोग से मिल भी गए यहाँ, लेकिन वो आते हैं बताते हैं, वो गजल कुंभ करते हैं हर साल, कहीं किसी शहर में, कहीं भी 24 घंटे जो गजल कुंभ चलता है, और बड़े सक्रिय हैं उसमें जो है। तो एक गजल कुंभ, समझिए कुंभ क्या होता है, गंगा किनारे इलाहाबाद में लाखों लोग पहुँच गए, क्यों पहुँचे मालूम नहीं, नहाने के लायक पानी में गंगा जमुना वहाँ त्रिवेणी में है कि नहीं, ये भी नहीं मालूम, कैसा पानी है, इसमें नहाएंगे तो क्या होगा। ये जो एक भावनात्मक जो है ना कविता, कविता से भावनात्मक जो है जुड़ाव से कविता नहीं होती। कविता सिर्फ आप भावुक कविता के साथ आपका एक रिश्ता जो है संवेदना का रिश्ता होता है। कविता एक आदमी की चीज नहीं है। मुझे अनुदीप की कविता बहुत अच्छी लगी है, एक अलग इस तरह है, अनुदीप कविता सबको अच्छी लग रही है, तो ये अच्छी बात है, संवेदना से संभव रहता है। मैं तो इनका दोस्त को बोलूँगा बहुत अच्छी कविता है आपकी, हर कविता इतनी अच्छी है, ऐसा नहीं होता है, किसी क्या नहीं भावनात्मक। तो ये जो आज मुझे चल रहा है, मतलब मेरा ऐसा मैं खुद एक छोटा मोटा शायर हूँ, तो कविता तत्व क्या है, कविता तत्व तो दर्शन की चीज है, समझे। लेकिन आज प्रदर्शन के अलावा कविता तत्व तो गायब हो गया। कवियों का आत्म प्रदर्शन ही चल रहा है, फेसबुक पे जाइए, कहीं भी जाइए, जहाँ जैसा चल रहा है। कहने का मतलब ये कि कविता एक्चुअली हो नहीं, 50 साल से कविता हिंदी में गजल हुई नहीं। तो मुझे मैं बता रहा हूँ, मुझे चुनने में जो है उन लोग जिनके नाम थे उनकी भी गजलें सुनने में मुझे दिक्कत आई थी। नाम फिक्स थे, कुछ लोग मैंने अपनी मर्जी से सुनने वाली पार्टी की, क्योंकि मेरा ऐसा मतलब ये मेरी जानकारी में थी कि अभी भी दुष्यंत कुमार तो सीनियर है पार्टी की, उम्र में 4-5 साल बड़े हैं। और एक कवि और है हिंदी में अभी रामदास मिश्र हैं, अभी वो 100 साल के हो गए, 15 वो भी अच्छी गजलें कही, 15 गजलों का एक संकलन है और अच्छी गजलें, ठीक है। वो उस तरह की ऐसी चीज़ नहीं है उस तरह से जो आना चाहिए, लेकिन गजलें अच्छी हैं, उनसे आप गजल सीख सकते हो। गजल उनके पास उर्दू गजल की परंपरा का ज्ञान है, उन्होंने तो ये सारे लोग जो है जो उर्दू परंपरा से वाकिफ हैं, गजल कैसे कही जाए और कैसा गजल का अंदाजे बजाना हो, इस पर इनका ध्यान रहा है। और जिनका ध्यान रखना होना अच्छा कहा है, अच्छा कहें जरूरी चीज़ है। तो कुल मिला के मैं ये बोल सकता हूँ हम लोग निराश हैं, हम लोग कोई जहीर कुरैशी के बारे में तो ये मतलब स्टेटमेंट है कि साहब समकालीन कविता है वजन में ले आई। अब ये कौन सा ये मतलब ये कौन सा बड़ा काम कारनामा है? ये कौन सा बड़ा काम?
ऐसा कोई बोले कोई ये दोनों में संपादित करता बोली है, ये गजल अपनी जगह है, उसका अपना रख रखाव है, ये बड़ी रख रखाव की विधाएँ हैं, ये बड़ी बारीक है। जैसे कि इन्होंने पांडे जी ने भी सुनाया, अनिल ने आप देखिए सही है, दुष्यंत कुमार को अनूठे और अदम कोडगी में आपको अदम कोडगी भी अनूठे हैं। अदम की अभिव्यक्ति जो है कलात्मकता कम है, लेकिन तीखी बहुत है, तल्ख बहुत है। तो ये तल्खी को आप उपमाओं में नहीं बांध सकते थे। जैसे गाली देनी है आपको, गाली में कैसे उपमा आएंगे, सीधे बोलना पड़ेगा, समझ ना, सीधी बात, सीधी भान हमारा बात। और लोक भाषा के प्रयोग ज़्यादा होती है गाँव देहात का आदमी। तो हमारे यहाँ वैसे भी कविता या कोई भी जो कला का पूरा परिदृश्य, मेरा मानना है कि अगर आप गांव और ये शहर इसको ऐसे ध्यान में रख के नहीं मिला के चलेंगे, देखेंगे तो बनेगा नहीं। हिंदुस्तान तो आधा तो रह ही गया। पहले तो एक ज़माने में हमारे जब हम बच्चे थे तो 80% गाँव था, अब 50% तो गाँव बचा ही है। अभी 50% गाँव, 50% शहर कस्बे हो गए। तो ये दोनों अभिव्यक्तियाँ को मिला के ही एक परिदृश्य बनेगा किसी भी कला में। आप पेंटिंग में जाएंगे तो आपको देख लगेगा शहरी पेंटिंग अलग होगी और थोड़ा कस्बाई गांव वाला आदमी उसकी पेंटिंग अलग होगी। तो मेरे अपने अनुभव से मैं ये कह सकता हूँ कि बढ़िया है, आपको थोड़ी देर में गजब। हाँ, इसलिए मैं बहुत कुल मिला के ये कह रहा हूँ। देखिए, राकेश जी ने जितनी सहजता से अपनी बात कही, तो जब इस तरह से सहजता से बातें होती हैं तो आनंद आता है चर्चा का। इसमें कुछ चीज़ें मैं जोड़ना चाहता हूँ। राकेश जी ने बहुत महत्वपूर्ण मतलब एक परिदृश्य बना दिया चर्चा के लिए कि साउथ में 1300 से 1700 के बीच में जो शायरी हुई उस पर लोक भाषा का बहुत असर है, ख़ास तौर से भोजपुरी का, अवधी का। और इसलिए वहाँ के जो शायर थे वो बोलते थे कि हम हिंदवी में लिख रहे हैं। और जिन वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा नाम कमाया कुली कुतुब शाह, तो वो लोग फारसी स्क्रिप्ट में लिख रहे थे, लेकिन भाषा पे भोजपुरी का असर था। तो इसलिए जो है उर्दू साहित्य में उनको छोड़ दिया गया। 1317 जो 400 साल में होता रहा उसको छोड़ दिया गया। उन्होंने स्वीकार किया वली दखनी से। वली दखनी को उर्दू का पहला साहित्य दीवान शायर माना जाता है। तो वली को ज्ञान था फारसी का, लेकिन वो अपनी लोक भाषा में लिखते थे, जिसे उस जमाने में दखनी कहा जाता था। बाद में लोग जो है दखनी हिंदी भी बोलने लगे उसको, लेकिन शब्द दखनी प्रचलित था दखन के लिए, ना टेक्कल कोई जो चलती है था। तो 1700 में अपनी किताब के साथ में दिल्ली गए वली साहब। उस समय जो नशिस्त होती थी, मान लीजिए किसी के बंगले में या मैदान में दुकान में हो रही से आप बैठे हैं, तो फारसी में होती थी शायरी। तो जो अनपढ़ थे, शरबत बांटने वाले, नाश्ता बांटने वाले, उन लोगों की समझ में बिल्कुल नहीं आती थी। लेकिन वली ने जो सुनाया वो उनकी भी समझ में आया। तो वली ने जो उस समय सुनाया था, उनकी भाषा इस तरह की थी कि जिसे इश्क का तीरकारी लगे उसे जिंदगी क्यों न भारी लगे। जिसे इश्क का तीरकारी लगे उसे जिंदगी क्यों न भारी लगे। वली सू कहे तो अगर यक बचैं रकीबा के दिल में कटारी लगे। और बाद में वली ने अपने आप को डिफाइंड किया और उनका शेर है कि मुफलिसी सब बहार होती है, मुफलिसी सब बहार होती है, मर्द का एतबार होती है। तो वली के दिल्ली में इतने ज़्यादा चर्चे शुरू हो गए कि उनको 50 ऐसे नशिस्तों में यानी गोष्ठियों में बुलाया गया। और ये जो आम आदमी था शरबत बांटने वाला, उन लोगों ने पूरी दिल्ली में उनकी धूम मचा दी, मतलब उनकी शायरी में जिक्र करके। तब वहाँ पे जो फारसी वाले लोग थे, उन लोगों ने सोचा कि ये जो सुना रहे हैं वली,
हमारे यहाँ जो ये अनपढ़ गंवार लोग बोलते हैं, इसे जो है रेखता कहा जाता है, ये तो उससे मिलती जुलती है। तो रेखता का जो उस समय शाब्दिक मीनिंग लिखा गिरी पड़ी, जैसे गंवार लोग बोलते थे अनपढ़ लोग, तो उसमें फिर कुछ लोगों ने ट्राई किया लिखने के लिए रेखता में, और उस जमाने में जो है कुछ महिलाओं ने भी लिखा, तो महिलाओं की भाषा को रेखती कहा गया है। तो उसके भी उदाहरण मिलते हैं इनके भी। तो ये जो वली देखे गए थे भाषा, तो आगे मीर दर्द हुए, सौदा हुए, ये जो है मीर से गालिब से सीनियर जो लोग थे। तो आप देखिए कि जो विरासत में भाषा मिली वली से, तो सौदा ने कितना उस भाषा का उपयोग किया। उनका शेर है कि सावन के बादलों की तरह से भरे हुए, सावन के बादलों की तरह से भरे हुए, ये वो नैन है जिनसे कि जंगल हरे हुए। अब ये जो शायद मीर का सीनियर है, वो ये इस भाषा में शायरी कर रहा है। ये वली का जो है सबसे बड़ा योगदान माना जाता है कि उन्होंने रास्ता दिखाया और रेखता में शायरी शुरू की। और आगे चल के गालिब साहब ने कहा कि रेखते के तुम्हें उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले जमाने में कोई मीर भी था। यानी गालिब भी मीर से मुतासिर हुए। वैसे गालिब ने तो कई मिसरे उठा के उनकी गजलें कहीं है अपनी। तो ये जो 1857 का संग्राम हुआ, इसके पहले अवाम में और बादशाहों में बहुत दूरी होती थी, तो इसने जो है दूरियां बहुत कम कर दी। तो इसके बाद एक संपादक ने गालिब साहब को पत्र लिखा। उनके पत्रों की किताब पहले उर्दू में थी, हिंदी में भी प्रकाशित हो गई है। उसने लिखा कि हमारी मैगजीन के लिए गालिब साहब कोई गज़ल दीजिए। तो उसके जो पत्र का जवाब दिया, गालिब साहब ने लिखा कि ये 1857 के गज़ल के तुरंत बाद की बात है कि मन की गज़ल कैसे कही जाती है, ऐसा लगता है कि मैं ये सब भूल गया हूँ। लेकिन कुछ समय पहले मैंने हिंदी में कुछ गज़लें कही थी। हिंदी शब्द इस्तेमाल गालिब ने किया कि हिंदी में गज़लें कही थी, और उसमें एक आध शेर मुझे याद रह गया। और जब तबीयत बहुत घबराती है तो मैं गुनगुना लेता हूँ। और गालिब ने जिसे हिंदी कहा, अपना एक शेर कोट किया है उसमें कि जिंदगी अपनी जब इस हाल में गुजरी गालिब, जिंदगी अपनी जब इस हाल में गुजरी गालिब, हम भी क्या याद रखें करेंगे कि खुदा रखते थे। ये शेर को गालिब ने हिंदी का शेर करके पढ़ा है। इसका मतलब है कि 1857 में हिंदी भी काफी लोकप्रिय लगी थी। तो ये गजल की एक यात्रा है, लेकिन एक जो पितामह माना गया, एक दूसरे को भी अपनी जगह पे सही है। और हमारे जो प्रेरणा स्रोत हैं कि लोगों को गजल लिखने के लिए, कहने के लिए आकर्षित करने वाले, वो मीर और गालिब हैं। हमारा जो है दुष्यंत ने भी अपनी भूमिका में यही लिखा कि जब गालिब अपनी निजी पीड़ा को इतने सुंदर तरीके से अवगत कर सकते हैं, तो मेरी पीड़ा में तो समाज की भी पीड़ा शामिल है, तो मैं क्यों नहीं। उन्होंने भी अपने आप को गालिब से जोड़ा। तो ये हमारे मीर और गालिब पूर्वज हैं, जिनसे हम कुछ सीख लेते हैं और उसके बाद अपना रास्ता बना देते हैं। तो धर्मयुग से मैंने कहा कि दुष्यंत कुमार को बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला, सहरिका से मिला, जान पहचान हुई। चर्चा समाप्त है। यहाँ पे हम कुछ गजलें सुनेंगे। दुष्यंत कुमार ने गजल शैली में डॉक्टर धर्मवीर भारती को पारिश्रमिक बढ़ाने के लिए एक शिकायती पत्र लिखा था। कवि सुभाष काबरा ने अपनी विशिष्ट शैली में इसका वाचन किया। डॉक्टर धर्मवीर भारती ने भी इसका दिलचस्प उत्तर गजल शैली में दिया था। व्यंग्यकार प्रेम जन्मेजय ने बढ़िया तरीके से इसे पेश किया। इस नोक-झोंक में श्रोताओं को काफी आनंद आया। जो दुष्यंत जी ने भारती जी को लिखी थी। भारती जी जैसे खतरनाक, जिद्दी, मूड़ी और अनुशासित व्यक्ति को ये चिट्ठी अगर एक शायर लिखता है जिसका नाम दुष्यंत कुमार है, जिसके बारे में हम ज़्यादा जानते हैं, तो आप सोचिए कि क्या संबंध रहे होंगे संपादकों के और रचनाकारों के उस समय। संपादक जी बैठे हैं प्रेम जी,
ये मैं उन्हीं को समर्पित करता हूँ, क्योंकि इस सेगमेंट को पूरा वही करने वाले हैं। दुष्यंत जी लिखते हैं डॉक्टर भारती जी को कि पत्थर नहीं है आप तो पसीजिए हुजूर, पत्थर नहीं है आप तो पसीजिए हुजूर, संपादकी का हक तो अदा कीजिए हुजूर, संपादकी का हक तो अदा कीजिए हुजूर। अब जिंदगी के साथ जमाना बदल गया, अब जिंदगी के साथ जमाना बदल गया, पारिश्रमिक भी थोड़ा बदल लीजिए, पारिश्रमिक भी थोड़ा। आप सब जानते हैं जिनको चेक मिले होंगे कि 12, 15, 20 रुपए तक के चेक या कल मैं कदे में चेक दिखाया था आपका, कल मैं कदे में चेक दिखाया था आपका, वो हंस के बोले इससे जहर पीजिए। कल मैं कदे में चेक दिखाया था आपका, वो हंस के बोले इससे जहर पीजिए हुजूर। शायर को 100 रुपए तो मिले जब गजल छपे, अब आली असली पीड़ा। शायर को 100 रुपए तो मिले जब गजल छपे, हम जिंदा रहें ऐसी जुगत कीजिए, हम जिंदा रहें ऐसी जुगत कीजिए हुजूर। और आखिरी है कि लो हक की बात की तो उखड़ने लगे हैं आप। जानते रहते कि भारती जी का नेचर कैसा है। लो हक की बात की तो उखड़ने लगे हैं आप, ओंठों को सील बैठ गए लीजिए हुजूर, हम ओंठों को सील बैठ गए लीजिए हुजूर। और मजे की बात यह कि ये कथा यही समाप्त नहीं होती। भारती जी ने इसी अंदाज में उनको चिट्ठी लिखी, इस चिट्ठी के जवाब में। तो मैं चाहूंगा कि अब भारती जी तो बहुत बड़ा नाम है, तो प्रेम जी उसका पाठ करें। अब तालियों के साथ धन्यवाद। आपने पहला हिस्सा पढ़ा जी, उस दूसरे को दूसरा छोड़ दिया। मित्रों, हाँ वो मैं देख रहा हूँ, तभी मैं देखा, उनको देख के था। मित्रों, कल मुलाकात में एक देवमणि ने मुझसे कहा कि ऐसे ऐसे गजल का एक कार्यक्रम है, उसमें आप आना है। आ जाएंगे? नहीं, आपको सहभागिता निभानी है। मुझे लगा ये लगभग वैसे ही है, कोई थानेदार कहे कि थाने में आ जाओ तुम्हारा बयान देना। नहीं, ये सानिध्य है, पर मुझे आज तक सानिध्य जैसा शब्द समझ नहीं आया कि वो आगे करता क्या है। तो तब इन्होंने बताया कि इस तरह से गजल का वो होगा। पर वो सच मानिए, यहाँ आकर वो सब मुझे लगा कि गजल की पाठशाला में आ गया, जहाँ जैसा प्राथमिक शाला का भी व्यक्ति है जो ग से गजल ठीक से कहना भी नहीं जानता। जहाँ रमन जी हैं, जहाँ इतने सारे लोग हैं, राकेश जी हैं, आप जैसे लोग हैं कि जिन्होंने एक पाठशाला के रूप में मेरे सामने प्रस्तुत किया मुझे, और मैं इससे समृद्ध हूँ। और अभी बात कर रहे थे देवमणि पांडे भाई, उतना समय बढ़ा दूंगा। तो दुष्यंत के बारे में बात कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि दुष्यंत जिससे मेरा कोई संबंध नहीं, जानता नहीं, तब से पढ़ रहा हूँ उनको। और जिन राजों का राज की बात की, श्रीकांत डॉक्टर यहाँ पर जानते हैं कि कितना उसने संघर्ष किया था, कैसे टीटी नगर से वो निकला आगे, किस तरह से उसने अपनी जिंदगी खपा दी वहाँ पर। और हम लोगों ने शुरू में काफी उसको मदद भी की। 2019 में लगा था कि वो जाने वाला है, तो उसका षष्ठी समारोह किया गया था। उसमें विशेष रूप से उन्होंने बुलाया, मेरे काफ़ी अच्छे संबंध थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो उन्होंने आरंभ किया हुआ दुष्यंत अलंकरण, आपके समग्र योगदान को वो देते हैं, तो उससे मुझे उससे सम्मानित किया था, दुष्यंत अलंकरण से व्यंग को लेकर। और तब मैंने देखा कि दुष्यंत की रचनाओं में कितना व्यंग है, कितना तंज है उस सारी चीज़ों को लेकर। और इस दृष्टि से मुझे लगता है कि कमलेश्वर की आपने जिक्र किया, भारती जी का जिक्र, पहले कमलेश्वर
मेरा मानना यह है कि जितना कमलेश्वर ने उनको स्थापित किया किसी ने नहीं किया। दुष्यंत को अगर लेके आए हैं और कमलेश्वर का एक उदाहरण भी याद आता है, वो कहते हैं, बहुत बड़ी बात कही है, दुष्यंत कुमार परदेसी से दुष्यंत कुमार त्यागी तक का एक छोटा सा सफर इसलिए महान है कि वह एक साहित्यकार बनकर आया और एक आदमी बनकर चला गया। ये खूबी है। मैं दुष्यंत की खूबी नहीं, ये साहित्य की खूबी है कि वो आपको कहाँ से कहाँ ले जाती है। अभी आप बात कर रहे थे राकेश जी यहाँ पे, तो पता चल रहा था कि कितनी गहराई से ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं और आप कहाँ खोते हुए चले जाते हैं। और आपने बहुत अच्छी बातें की कि किस तरह से इस समय स्थितियाँ ऐसी हो गई हैं कि 2-4 शेर भी अच्छे नहीं मिलते हैं। तो जैसे मैंने बोला था कि तो आजकल कविता भी थाने में बयान जैसी हुई है, पर कम से कम मुझे लगता है गजल और दोहा ऐसी चीजें जो आपको अनुशासन में मानती है, वो नहीं मानते हैं। वो आप किसी भी तरह से कहाँ पे भी, जो आपने कहा था उत्पादन टाइम, सुबह उनके 10 लगते हैं तो उसके बाद उनको पता नहीं लगता कि क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। तो ये मुझे लगता है। और मुझे एक बात और लगती है, मैंने पीछे जुलाई में एक ये सारी चीजें सब मैं मानता हूँ कि सारी चीजें सीखता हूँ मैं। तो व्यंग गजल क्या है, पहले मैंने कबीरी धार की कविता शीर्षक से व्यंग यात्रा कांड निकाला, फिर मुझे लगा व्यंग गजल को समझना जरूरी है। तो उसके लिए व्यंग यात्रा यूट्यूब मासिकी का मैंने अंक निकाला जुलाई में। लेमनी की बहुत सारे लोगों की उसमें रचनाएं हैं, हरे राम सभी जिन्होंने काम किया है उनका उसका है, और लोगों को क्या, वहां मैंने समझना शुरू किया इसकी ताकत क्या है। कभी मतलब व्यंग को, गद्य को अगर आप देखें, सिर्फ शरद जोशी का समय था जब उस व्यंग रचना को राजनीतिज्ञ पढ़ रहे थे। आज गद्य नहीं है। वहां कौन सी आवाज पहुंचती है? सिर्फ दुष्यंत की। जो कान बंद हो चुके हैं वहां तक ऐसी तंज गजलें, ऐसी ही चीजें जो है सड़क से संसद तक पहुंच सकती है। ये आराम से छोटी छोटी चीजें, मुझे कई बार लगता है कि भाई मुझे भी कुछ ऐसा गजल में ललचाती है, उसका अनुशासन मुझे भयभीत करता है। भैया इस आग में हाथ मत डालो। बहुत आपने मतलब हम लोग तो किसी भी वाह कर जाते हैं, आप पारखी हैं, आपने जिस तरह से वर्णन किया है तो आपको समझ है, हम उसके भाव पर जाते हैं, हम बाकी चीज़ों को नहीं देखते, पर हमें समझ आता है कितने वजन से, कितनी अच्छी तरह से वो बातें सुनते हैं। मित्रों, अब जो शरारत देवमणि ने की और इनकी गजल का शेर भी है जो पढ़ता हूँ, शरारत है, अदा है और भोलेपन की खुशबू है, कभी संजीदगी मत ढूंढे बचपन की आंख। ये मेरे बचपन की आंख है, मुझे गजल ठीक से पढ़नी आती नहीं। और अभी इन्होंने बात की, अब गजल की ताकत देखिए कि भारती जी, जिन्होंने मुझे लगता नहीं कहीं गजल लिखी हो और अच्छी गजल लिखी हो, उस गजल का जवाब वो गजल में देने को विवश है। ताकत है गजल की, उनको लगता नहीं कि मैं कविता में वो बात कह पाऊंगा, तो वो इस अंदाज में देते हैं, जब आपका गजल में हमें खत मिला हुजूर, जब आपका गजल में हमें खत मिला हुजूर, पढ़ते ही जब बायक ये कलेजा हिला हुजूर, पढ़ते ही यक बायक ये कलेजा हिला हुजूर, ये धर्म युग हमारा नहीं सबका पत्र है, ये धर्म युग हमारा नहीं सबका पत्र है, हम घर के आदमी हैं, हम ही से गिला हुजूर, हम घर के आदमी हैं, हम ही से गिला हुजूर, भोपाल इतना महंगा शहर नहीं कोई, भोपाल इतना महंगा शहर तो नहीं कोई, महंगाई का बांधते हैं हवा में किला हुजूर, महंगाई का बांधते हैं हवा में किला हुजूर, पारिश्रमिक का क्या है बढ़ा देंगे एक दिन, पारिश्रमिक का क्या है बढ़ा देंगे एक दिन,
पर तर्क आपका है बहुत किलकिला हजूर। पर तर्क आपका है बहुत किलकिला हजूर। आखिर है हजूर, शायर को भूख नहीं किया है यहाँ अजीम, शायर को भूख नहीं किया है यहाँ अजीम, हम तो जमा रहे थे यही सिलसिला हजूर। देखा आपने दो साहित्यकार नजर में कैसे संवाद करते हैं, बात करते हैं। और भोपाल से पधारे श्रीकांत आपदे जी, आपसे निवेदन है कि आप अपनी भावनाओं का इजहार करें और उसके बाद फिर हम लोग जो यहाँ के गजलकार हैं उनसे गजलें सुनेंगे। आइए श्रीकांत जी। सबको नमस्कार। 3 वर्ष पहले मुंबई आने के बाद ये पहला अवसर है कि मैं मित्रों से मुखातिब हूँ। चूँकि बात दुष्यंत जी की चल रही थी, बहुत ही मुख्तसर में बात करूँगा, वक्त बहुत हो चुका है। दरअसल मैं उन चंद नसीबवान लोगों में से जो दुष्यंत जी को तब से जानते हैं जब लोगों ने गजल के मामले में उनको बात की। दुष्यंत जी की पत्नी त्यागी मैडम उनको हिंदी पढ़ाए और उनका बेटा आलोक यहाँ रह चुका है, बस हुआ। आलोक मेरा बहुत अच्छा मित्र है। तो उनके इसमें बिल्कुल, चूंकि जिस स्कूल में मैं पढ़ा उसकी बाउंड्री वॉल के उस पार उनका घर, इस पार हमारा स्कूल था। अब वो घर स्मार्ट सिटी की विजिट चल रहा है। विदेशों में लोग अपने यहाँ के साहित्यकारों की स्मृतियों को संजोते हैं। तो 4 घर अगर नहीं गिराते तो वहीं अगर एक इमारत तामीर करते तो एक संग्रहालय दुष्यंत के नाम इसके लिए बन सकता था, लेकिन सरकारी महकमों में और कुछ ये मसला है। और खांटी भोपाली में, हमारे यहाँ खांटी भोपाली को हम लोग बोलते हैं बर्रुकाट भोपाली। भोपाल में कांस के वो उगा करते थे, उसको काट के अपना पेट पाला करते थे। वैसा बर्रुकाट तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ बोल सकता हूँ कि मैं काफ़ी बड़े हद तक बर्रुकाट भोपाली हूँ। और दुष्यंत जी के मामले में कुछ बातें, दुष्यंत जी सरकारी विभाग में निदेशक, देखिए आप उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर था, जितनी संजीदा गजलें हैं अपनी जाती जिंदगी में। एक बार वो टॉयलेट जाने के लिए अपने सीट से उठे और जाने लगे केबिन से निकलकर। वहाँ जो टाइपिस्ट बैठा हुआ था, जैसा कि अमूमन पहले बोला जाता था सरकारी महकमों में कि नींद लेने की जगह घर नहीं है, दफ्तर से अच्छी कोई जगह नहीं। तो वो दफ्तर में ही उस नींद का आनंद ले रहे थे, जैसे हो गया था कि थोड़ा तो दुष्यंत जी ने क्या किया था, देख लिया था तो हुजूर नींद ले रहे हैं। लौटे उन्होंने वहाँ एक कागज पर पर्चा लिखा कि जब आपकी नींद पूरी हो जाए तो कृपया मुझसे आके मिले। तो सिगरेट जैसा दूर फोल्ड किया, उनके मुंह में फंसा दिया। जब नींद खुली तो कुछ कागज देखा, अब उसको बॉस ने देख लिया है, बड़ा घबराया हुआ सब। घबराया क्यों नहीं भैया, मजाक कर रहा था। उसकी भी कुछ बात नहीं है। वैसे अभी जो जिक्र ताज भोपाली साहब का, ताज भोपाली साहब के साथ मैंने बहुत संगत की। भोपाल में एक एरिया है इब्राहिमपुरा, उसके सिरे पर यूको बैंक की ब्रांच है, उसके सामने मंगोड़ों को ठेला होता है। मंगोड़ ताज भोपाली साहब अपने खाकी पैंट, सफेद शर्ट, हाफ ये अपने पोशाक। और जैसे भोपाल में तो जान सर अख्तर साहब तो भी हमने रूबरू सुना,
हैरत आमेज होते हैं सियासत के कदम, तू नहीं समझेगा, तू अभी इंसान है। जब से आजादी मिली है, जब से आजादी मिली है मुल्क में और उस जमाने में आकाशवाणी में निदेशक हुआ केपी शुक्रू से अच्छी दोस्ती थी। उसका मैंने जिक्र भी किया है कि इस गजल की जो आइडिया दिया है वो शुक्रू साहब का। उसका पहला शेर देखिए कि ये सारा जिस्म बोझ से झुककर दोहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था। और छोटे छोटे उनके वो होते थे, कमीज नहीं तो पाँव से पेट ढक लेंगे, कमीज नहीं तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग तो पूरी मतलब मुझे तो शायद में खूब लगभग रटी हुई है, क्योंकि मैंने इस पर काफी उनके हर गजल पर मैं काम कर रहा हूँ, कविता पोस्टर पर। जिस दिन ये मुकम्मल हो जाएगा तो सोच रहा हूँ कि इसको पुस्तक की शक्ल में कहीं तब उसको छपाने की कोशिश करूँगा, वैसे वो हो पाए, हो जाएगा। और आपको माशाल्लाह चित्रकार में जी हमारी शुभकामनाएं भी अब आपके साथ होंगी। हाँ बहुत सारी मैं ऑटो में आया तो अकेला था, जाऊंगा शुभकामनाओं के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, मुझे बड़े शांति से सुना आपने। गजल पाठ के सत्र में सौरभ दुबे, संकेत त्रिपाठी, पीयूष पराग, आरिफ महमूदाबादी, कमर हाजीपुरी, यशपाल सिंह यश, राजेश ऋतुपर्ण, अनिल गौड, केपी सक्सेना दूसरे, देवमणि पांड्या और राकेश शर्मा ने विविधर्गी गजलें सुनाईं। शुरुआत में धरोहर के अंतर्गत अनिल गौड़ ने दुष्यंत कुमार की गजल पेश की। एक चर्चा यहाँ हुई हम लोग जो है एक गजल सुन लेते हैं जो यहाँ पर गजलकार मौजूद है। मुलुंड से पधारे हैं सौरभ दुबे, सबसे पहले मैं उन्हें आवाज़ दे रहा हूँ। इसके बाद संकेत त्रिपाठी चंदा अशार के लिए तैयार रही है। सौरभ जी को सुनिए। जला के बैठ गए सब दुनिया अपनी हथेली, जला के बैठ गए दुकानदार तो मेले में लुट गया यारो, दुकानदार तो मेले में लुट गया यारो, तमाशबी दुकानें लगा के बैठ गए, तमाशबी दुकानें लगा के बैठ गए, लहू लुहान नजारों का जिक्र आया तो, लहू लुहान नजारों का जिक्र आया तो, शरीफ लोग उठे दूर जाके बैठ गए, शरीफ लोग उठे दूर जाके बैठ गए, ये सोच कर कि दरख्तों में छाँव हो
बिछा के बैठ गए कहीं पे शाम सिरहाने लगा के बैठ गए। कविता है बचपन के दिन। सुनिए, गजल है आपके पास? आज गजल नहीं होगा। गजल तो कविता सुनानी हो तो मैंने मुझे फोन करके बात किया करेंगे। ठीक है, तो गजल सुनाना तो नहीं आता, बोलना पड़ेगा। तो पिछली वाली सुनाई थी। सुना देना, सुना तो इस बार से नए लोग आए। हमने भी सुनी थी। उम्र भर का गम आज मुझ पे तारी है, उम्र भर का गम आज मुझ पे तारी है, पल के बोझिल हैं मुझे टूट के सो लेने दो, मेरे अंदर के शायर का जनाजा है, ख्वाब बिखरे हैं मुझे टूट के रो लेने दो। चंद अल्फाज सजाए थे मैंने पन्नों पर, चंद अल्फाज सजाए थे मैंने पन्नों पर, स्याह स्याही सा उन्हें आज न होने देना। वक्त नाजुक है, कंधे भी कुछ कमजोर से है, बोझ नाकामियों का आज न ढोने देना। जीत का जश्न मनाया कि ये तसव्वुर में, दो घड़ी और उसी जश्न में खो लेने दो, मेरे अंदर के शायर का जनाजा है, ख्वाब बिखरे मुझे टूट के रो लेने दो। माना मकबूल नहीं मयारे इल्म मेरा, माना मकबूल नहीं मयारे इल्म मेरा, तेरी आंखों को डूब कर पढ़ लो मन है, बावजूद इसके नहीं नाता फसानों से मेरा, कोई किस्सा तेरी फुरकत पे गढ़ लो मन है, जो इसी दिल की जमीन का मैं काश्तकार बनूं, वही अरमा वही ख्वाहिश मुझे बोलने दो, मेरे अंदर के शायर का जनाजा है, ख्वाब बिखरे हैं मुझे टूट कर बोले दो। काश तुमने मेरे ख्वाब न छीने होते, काश तुमने मेरे ख्वाब न छीने होते, जो मुझे जाम जहर के न यूं पीने होते, तो मेरी आंख भी उम्मीद में रोशन होती, यूं लिबास मुझे शर्म से न सीने होते, मेरा लिबास मेरे दिल को ही होने दे दो, मेरे अंदर के शायर का जनाजा है, ख्वाब बिखरे हैं मुझे टूट कर बोले दो। ये मेरे ख्वाब, ये किस्मत, ये मेरी जान ले दो, ये मेरे ख्वाब, ये किस्मत, ये मेरी जान ले दो, मेरे हिस्से का वो बेदान आसमां ले दो, मुझे लौटा दो वो कलम वो कागजात मेरे, मुझे लौटा दो वो कलम वो कागजात मेरे दीवान से यारों का कारवां ले दो। नहीं गिला मुझे अब कोई इस जुदाई का, नहीं गिला कोई मुझे अब इस जुदाई का, बोझ अश्कों का मेरी रूह को ढो लेने दो, मेरे अंदर के शायर का जनाजा है, ख्वाब बिखरे हैं मुझे टूट कर बोले दो, ख्वाब बिखरे हैं मुझे टूट कर। मैं तैयार नहीं था पर सर ने आदेश किया तो मतलब एक शेर से शुरुआत करना चाहिए। दिल तुम्हारा रब का डेरा हो रहा, दिल तुम्हारा रब का डेरा हो रहा, इश्क अब कुछ इश्क जैसा हो रहा। और शेर देखिए कि रात है बेखौफ है लड़की सड़क पर, रात है बेखौफ है लड़की सड़क पर, लग रहा है अब सवेरा हो। रात है बेखौफ है लड़की सड़क पर, लग रहा है अब सवेरा हो। कुछ एक मतलब एक शेर सुनाता हूँ कि तपता है सूर्य मुझको अचरज से, जन्मा है तेज आंख में जब से। तपता है सूर्य मुझको अचरज से, जन्मा है तेज आंख में जब से, तुझसे नेकी की चाह जायज है, तुझसे नेकी की चाह जायज है, दे रहा है दुआएं वो कब से। तुझसे नेकी की चाह जायज है, दे रहा है दुआएं वो कब से। कुछ और एक शेर दिया कि झिलमिलाते रहे खिलखिलाते रहे, झिलमिलाते रहे खिलखिलाते रहे, दर्द सहते रहे मुस्कुराते रहे, पर रास्ते की थकन रास्ते को पता, रास्ते की थकन
आते जाते हैं, रास्ते को काफिले तो बहुत आते जाते हैं। बहुत शुक्रिया। मुझे अपना एक शेर और सुनाता हूँ, फिर अपनी जगह ले लूंगा कि जिंदगी भर सवाल लगती है, दर्दे हद की मिसाल लगती है। जिंदगी भर सवाल लगती है, दर्दे हद की मिसाल लगती है सताती बहुत वो आंखें, मगर आंखें उसकी कमाल होती है। आइए भाई यशपाल जी, यशपाल सिंह यश आपके सामने आ रहे हैं। सक्सेना जी आप ऐसा लग रहा है कि हम लिख रहे हैं, जितना सुना है हमने गजल के बारे में तो ऐसा लगता है पता नहीं हम कुछ लिख रहे हैं, वो कहते मैं भी नहीं है, लेकिन जैसे भी आपके सामने मेरी अभी किताब आई उसकी पहली गजल जो है उसका एक उसे तूफान का कुछ डर नहीं, उसे तूफान का कुछ डर नहीं है, वो छोटी बूंद है सागर नहीं है। उसे तूफान का कुछ डर नहीं है, वो छोटी बूंद है सागर नहीं है। और बताना पड़ रहा हर रोज उसको, बताना पड़ रहा हर रोज उसको, वो लड़की है मगर कमतर नहीं है। एक गजल आपके सामने कहीं हर बात जो सुरताल में अच्छी नहीं होती, कहीं हर बात जो सुरताल में अच्छी नहीं होती, जरूरी जो नहीं हर हाल में अच्छी नहीं, जरूरी जो नहीं हर हाल में अच्छी नहीं होती। और लड़कपन से बुढ़ापे तक कई आयाम हैं इसके, लड़कपन से बुढ़ापे तक कई आयाम हैं इसके। मोहब्बत सिर्फ यौवन काल में अच्छी नहीं होती, सिर्फ यौवन काल में अच्छी नहीं होती। और एक शेर ये देखिए कि भले पाषाण में भगवान के दर्शन किए हमने, भले पाषाण में भगवान के दर्शन किए हमने, मगर कंकड़ पड़ी हो काल में अच्छी नहीं होती। और महानायक भले बोले भरोसा कर नहीं लेना, महानायक भले बोले भरोसा कर नहीं लेना। हंसी हर चीज इस्तेमाल में अच्छी नहीं होती, महानायक भले बोले भरोसा कर नहीं लेना। हंसी हर चीज इस्तेमाल में अच्छी नहीं होती। और सियासत को लगे जो ठीक दिल्ली या उड़ीसा में, सियासत को लगे जो ठीक दिल्ली या उड़ीसा में, वही घटना असम बंगाल में अच्छी नहीं। सियासत को लगे जो ठीक दिल्ली या उड़ीसा में, वही घटना असम बंगाल में अच्छी नहीं होती। और आखिरी शेर सभी चालाकियों से यश बढ़ेंगी उलझने के, सभी चालाकियों से यश बढ़ेंगी उलझने केवल, उलझती जिंदगी जंजाल में छोटी सी बात आपको केवल बता दूं, ये जो साहब हमारा संचालन कर रहे हैं जयमुनी पांडे, ये लापरवाह आदमी हिसाब किताब नहीं रखते, लेकिन जब से ये शुरू हुआ है तब से 180 नए स्वरों को मौका मिला है। सक्सेना जी बुलाएंगे, केवी सक्सेना दूसरे कुछ महीने से अपने गांव रायपुर गए थे, पधारे हैं, तो हमने आपके साथ में जब तक कोई तीसरा नहीं आता हटाएंगे। कंबल वाला मामला है कि कंबल नहीं छोड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। और गजलों के बारे में जो सुना उससे कुछ दहशत सी होती है, गजल हमने जो लिखा है वो है भी नहीं। प्रयास शुरू करते थोड़ा कुछ बनती है, वैसे
गजलनुमा कहा करता बचपन में अपने कहा करता हूँ कि गजलनुमा हिंदी में दखल अपना न उर्दू ही जुआ मेरी, हिंदी में दखल अपना न उर्दू ही जुआ मेरी, वही कहता हूँ मैं अक्सर जो कहलाती जुआ मेरी। बहुत छोटी सी, क्योंकि हमारे गणकार हमारे आदरणीय रहते हैं। अब इस पर है तनातनी, अब इस पर है तनातनी, वो कितना है सनातनी। आप माइक के करीब, माइक के करीब रहिए आप। माइक के करीब जैसा आपने कहा कि माइक से दूर अब इस पर है तनातनी, अब इस पर है तनातनी, कौन है वो कितना है सनातनी, और छू आया हर चौखट वो, बात तो फिर भी नहीं बनी। छू आया हर चौखट वो, बात तो फिर भी नहीं बनी। और नाहक दिल पर लिया नगर, नाहक दिल पर लिया नगर, हो जाए है कहा सुनी। नाहक दिल पर लिया नगर, हो जाए है कहा सुनी। और कर दे पिछले खाते खत्म, कर दे पिछले खाते खत्म, कभी तो दिखला महाजनी। कर दे पिछले खाते खत्म, कभी तो महाजनी। और खुद भी तो चौकन्ना है, खुद भी तो चौकन्ना है, मकड़ जाल बोल रहा गुनी। खुद भी तो चौकन्ना है, मकड़ जाल बोल रहा गुनी। और बखत पड़े, प्रेम जी आपके लिए समर्पित करता हूँ, बखत पड़े काम आते हैं, बखत पड़े काम आते हैं, अक्सर नुस्खे पुरातनी। बखत पड़े काम आते हैं, अक्सर बनती है कि मजबूरी का लाभ उठा, मजबूरी का लाभ उठा, सूदखोर बन गया धनी। मजबूरी का लाभ उठा, सूदखोर बन गया धनी। और खुद के पुरखे पता नहीं, खुद के पुरखे पता नहीं, पता नहीं, पूछे हमसे जात धनी। खुद के पुरखे पता नहीं, पूछे हमसे जात धनी। और गाना उजरे तैयार में है, मसरूफ अपना हाकिम लैला के प्यार में, मसरूफ अपना हाकिम लैला के प्यार में है। और शेर देखिए, तुमसे मेरी दुआ है उसको शिफा तो दे दे, तुमसे मेरी दुआ है उसको शिफा तो दे दे, अल्लाह मेरा दुश्मन कल से बुखार में है। तुमसे शिफा है मेरी, तुमसे दुआ है मेरी, उसको शिफा तो दे दे, अल्लाह मेरा दुश्मन कल से बुखार में है। और ये मिसरा देखिए, जब जब खज़ां मिली तो हम साथ थे तुम्हारे, जब जब खज़ां मिली तो हम साथ थे तुम्हारे, कुछ तो हमारा हिस्सा अब के बहार में है। जब खज़ां मिली तो हम साथ थे तुम्हारे, कुछ तो हमारा हिस्सा अब की बहार में है। और ये शेर देखिए, हंस हंस के सबसे कहता फिरौन का वो लाश, फिरौन की लाश मिस्र के म्यूजियम में रखी हुई है अभी तक 3000 साल से। हंस हंस के सबसे कहता फिरौन का वो लाशा, पाकर जरा बुलंदी क्यों तू खुमार में है। फिरौन का वो लाशा, पाकर जरा बुलंदी क्यों तो खुमार में है। और मकता है, आओ इधर कमर जी तुम किस फिराक में हो, आओ इधर कमर जी तुम किस फिराक में हो, ये हुजूम माह अंजुम तेरे इंतजार में। जिंदगी सोच कर कदम रखना, बड़ा दुश्वार है भरम रखना, जिंदगी सोच कर कदम रखना। तो जिस पर तुमको यकीन ज्यादा हो, जिस पर तुमको यकीन ज्यादा हो, उससे उम्मीद कम से कम रखना।
बड़ा दुश्वार है धर्म रखना, जिंदगी सोच कर कदम रखना। जिस पर तुमको यकीन ज्यादा हो उससे उम्मीद कम से कम रखना। एक मतलब एक शेर अभी रास्ते में याद आ गया था, भैया को सुनाया तो आपके सामने भी याद कर दूं कि मैंने बस याद किया था उसे तन्हाई, मैंने बस याद किया था उसे तन्हाई में, चांद फिर छम से उतर आया है। मैंने बस याद किया था उसे तन्हाई में, चांद फिर छम से उतर आया है अंगनाई में, और दूसरा कोई निगाहों में समाता ही नहीं। ये क्या बात है उस शोक से हट जाई में, दूसरा कोई निगाहों में समाता ही नहीं। जाने क्या बात है उस शोक से हट जाई में। और चांद की बात करें कि एक बात मैंने चांद से किए, इतने एहसान जमाने ने किए, लगे कि उम्र चुकाने के, इतने एहसान जमाने ने किए, लगे कि उम्र चुकाने के लिए कदम हर रोज बढ़ते जाते हैं, कदम हर रोज बढ़ते जाते हैं, एक ही सर है झुकाने के। कदम हर रोज बढ़ते जाते हैं, एक ही सर है झुकाने के लिए। और धूप में आरज़ू फैला दी है, धूप में आरज़ू फैला दी है हमने आंगन में सुखाने के। धूप में आरज़ू फैला दी है हमने आंगन में सुखाने के लिए। तमाशा देखने की हसरत है, तमाशा देखने की हसरत है, घर बनाएंगे जलाने के लिए। तमाशा देखने की हसरत है, घर बनाएंगे जलाने के लिए। और गला घुटने पे ये शेर कैसे बना, एक मिनट में बता दूं कि एक दौर वो भी था, अनूप जी हैं हमारे, रमन जी हैं, पुराने लोग इतना बैठे हैं कि मुझे साहित्यिक गोष्ठियों में घुसने नहीं देते थे गेट से। ये लतीफा सुनाने वाला सुनील शर्मा की टीम का आदमी, इसको अंदर किसने आने दिया, रमन जी बाहर निकाल। तब एक शेर बोला कि गला घुटने पे निमंत्रण आया, गला लम्हा कभी हमने एक साथ गुजारा भी, हर लम्हा कभी हमने एक साथ गुजारा भी। हसरत है मगर देखूं चेहरा वो दोबारा। हसरत है कभी देखूं चेहरा वो दोबारा भी। डल झील में इस दिल की खिलते हैं कमल हर दिन। डल झील में इस दिल की खिलते हैं कमल हर दिन। देखो तो कभी आकर कश्मीर हमारा, देखो तो कभी आकर कश्मीर हमारा भी। माने की वो ना माने, नजरों ने मेरी लेकिन माने की वो ना माने, नजरों ने मेरी लेकिन
जान का दुश्मन है, वो जान से प्यारा भी, वो जान का दुश्मन है, वो जान से प्यारा भी। एक दर्द का दरिया है और नाम मोहब्बत है। एक दर्द का दरिया है और नाम मोहब्बत है। ये तो नहीं मिलता तिनके का सहारा भी, डूबे तो नहीं मिलता तिनके का सहारा भी। आखिरी शेर की माना की मुकद्दर में मझधार भी है, लेकिन माना की मुकद्दर में मझधार भी है, लेकिन मिल जाता है कश्ती को एक रोज किनारा भी। हर लम्हा कभी हमने एक साथ गुजारा भी। ख्वाहिशों में उड़ा जा रहा हूँ, तेरी ख्वाहिशों में उड़ा जा रहा हूँ, ये खुद ही न जानूं कहाँ जा रहा हूँ। तेरी ख्वाहिशों में उड़ा जा रहा हूँ, ये खुद ही न जानूं कहाँ जा रहा हूँ। कई राह भटका तब मैंने जाना, कई राह भटका तब मैंने जाना, जहाँ तू नहीं मैं वहाँ जा रहा हूँ। तेरी ख्वाहिशों में उड़ा जा रहा हूँ। हमारे साथ तब से जुड़े हुए हैं लोग इंग्लिश कहते हुए बैठे हैं। गुप्ता जी बैठे हैं, प्रदीप गुप्ता जी अभी 6 महीने यूएस में रह कर गए हैं। केपी सक्सेना जी, रावत जी, ये सब हमारे मोहल्ले के लोग हैं कि जो शुरू से ही क्षेत्र नगरी से एकदम जुड़े हुए हैं। तो आइए राजेश से गजल सुनते हैं। शोला न धुआं रात हवा कुछ भी नहीं, अर्क शोला न धुआं रात हवा कुछ भी नहीं, एक दिल ऐसे जला जैसे जला कुछ भी नहीं। अर्क शोला न धुआं रात हवा कुछ भी नहीं, एक दिल ऐसे जला जैसे जला कुछ भी नहीं। और एक तरफ तू है तेरा ख्वाब तसव्वुर है तेरा, एक तरफ तू है तेरा ख्वाब तसव्वुर है तेरा, एक तरफ मेरी निगाहों के सिवा कुछ भी नहीं। एक तरफ मेरी निगाहों के सिवा कुछ भी नहीं। और बारहा दिल ने कहा तुमसे कहे हाले दिल, बारहा दिल ने कहा तुमसे कहे हाले दिल, बारहा तुमसे मगर मैंने कहा कुछ नहीं। 19 सालों से लगातार हास्य वर्ग की एक सार्थक पत्रिका निकालता रहे। तमाम दिक्कतों के बाद आप सब जानते हैं कि प्रकाशन में क्या दिक्कतें होती हैं।
और इन 19 सालों से उसका दाम 20 रुपये ही है नोटिस की किताब का। और आज वो देश की सर्वश्रेष्ठ व्यंग्य की पत्रिका के रूप में जानी जाए, पहचानी जाए, तो उस व्यक्ति का नाम विद्यार्थी नहीं होता प्रेम, उसका नाम शिक्षक हो जाता है। तो मैं दिल्ली से बता रहा हूँ शिक्षक प्रेम जी से आग्रह कर रहा हूँ कि वो आए। और अभी हमारा जो नया अंक जो आया है अप्रैल सितंबर का, अब भाई तो हम बहुत सारी प्रतिष्ठित कवि अनूप सेठी, फिल्मकार दिनेश लखनपाल, कवि प्रदीप गुप्ता और कथाकार मधु अरोड़ा ने अपनी मौजूदगी से कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। पत्रकार शामी एम इरफान की मुंबई से विशेष रिपोर्ट।